नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम बिहार के नवादा से बात कर रहे हैं और हम एक राइटर की बात करने जा रहे हैं। आप सभी गौर से मेरी बातों को सुने। हम वो राइटर, वो किताब के लेखक जो बिहार के विभिन्न जिला में सड़क पर भटक रहे हैं, अपनी लेखनी से तैयार किए हुए एक किताब जो वीरा की शपथ है, इसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खासियत तो यह है कि किताब के मुख्य पृष्ठ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर तक उन्होंने खुद से तैयार किया है और इसके अंदर 170 पन्ने लिखा है, जिसमें वैसे वैसे शब्दकोश डाले हैं जो पढ़ने के बाद बच्चे तो क्या, बुजुर्ग के भी मन में बहुत सारी ख्यालें आने लगती है। मैं उन लेखक से आज आपको मिलाने जा रहे हैं, आपसे बात कराने जा रहे हैं और कैसे कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, कितनी बाधाएं को झेला है। लोग ताने भी मारे हैं, उनको भी इन्हें झेला है। मैं वो लेखक से आज बात करने जा रहा हूँ। आपने कभी ना सुना होगा और ना ही देखा होगा। लेखक वो हैं जो सिर्फ अपनी किताबें, कविता, शायर, गज़ल, विभिन्न प्रकार की लाइनें पिरोते हैं, लेकिन बेचने का काम नहीं करते हैं, लोगों तक अपने हाथों से पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन आज हम वो राइटर अरुण कुमार के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं, जो कि किताबें भी लिखते हैं और सड़क पर स्टॉल लगाकर अपनी बाइक के साथ किताब लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। उचित मुआवजा अपने किताब के प्रिंट से कम 50% डिस्काउंट पर खुद अपने हाथों से देते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि मेरी लेखनी को जो व्यक्ति, जो शख्स एक बार पढ़ेंगे, वह इसके दूसरे पार्ट भी लेने को मजबूर हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो आइए हम उस शख्स से बात करते हैं, वो राइटर से बात करते हैं, उनकी पत्नी से बात करते हैं, उनके जीवन में कैसा कैसा मोड़ आया है, अचानक उनके दिमाग में, उनके जेहन में लेखक बनने का कैसे सवाल उत्पन्न हो गया है, लेखक क्यों बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहे। आज के परिवेश में स्टूडेंट, बच्चे, माता पिता सरकारी जॉब करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रेरित होते हैं, लेकिन ये शख्स अचानक राइटर बनने का सोच बना लिया और अब धीरे 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 यह भी बता रहा है कि हम सक्सेस हो गए हैं और आने वाला कल भी मेरा बेहतर होगा। आइए हम आपको अरुण कुमार से मिलाते हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी दिल की हर वो बात आप तक पहुंचाते हैं। आपकी परिचय क्या है? सबसे पहले मैं नवादा की धरती का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एंड सोनू सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सफ़र तक न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इंटरव्यू करें और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं। आप अपनी सरकारी जैसे आप पढ़ाई किए होंगे और पढ़ाई के दरमियान में जैसे बिहार के बहुत सारे माता पिता, बच्चे, स्टूडेंट, सबका ध्येय रहता है कि हमारा बच्चा या हम स्टूडेंट हैं तो हम सरकारी जॉब करें। जी। तो आप एक किताब लिखे हैं और अच्छा भी लगा है, हम भी पढ़े हैं। तो आप सरकारी जॉब छोड़ करके और एक लेखनी आप राइटर बन गए, क्या है ये रहा? जैसे अन्य घरों की तरह हमारे घर का भी माहौल वही था कि लड़का पढ़ेगा। तो साल दर साल जब मैं 10th में था, 9th में था, जब भी था, मेरा ही मकसद पहले वही था कि एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पहले इंडिया में जाना है, फिर ये करना है, वो करना है। लेकिन जैसे जैसे मतलब उम्र बढ़ी और चीज़ों को जाना,
न्यूज़ वगैरह में देखता था, ग्लैमर वर्ल्ड देखता था, तो मुझे लगता था कि सक्सेस की परिभाषा और है। सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक सीमित नहीं है, आप कुछ और करके भी जिसमें आप निपुण हों, जिसमें आप अच्छे हों, वो भी आप कर सकते हैं, तो उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बिहार में हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड था कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही ट्रेंड है। एक तो दो तबके के लोग हैं, एक अपनी इच्छा से करते हैं, एक दूसरा तबका है जो समाज के और परिवार के प्रेशर में आके करता है। तो इसीलिए मुझे लगता था कि नहीं, चलो कुछ मैं लीग से हट के चलता हूँ, कुछ ऐसा करूँगा जिससे अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन हो और आने वाली पीढ़ियों को मैं प्रेरित कर सकूँ कि आप जिस चीज़ में निपुण हो ना, आप उसमें करियर बना सकते हैं अपना। तो फैमिली का रिस्पॉन्स आपके प्रति क्या रहा है? फैमिली का रिस्पॉन्स स्टार्टिंग में समझाने में काफ़ी वक्त लगा। मुझे 2 साल लग गए थे पिताजी को ये कन्विंस करने में कि मैं अपनी एकेडमिक स्टडी है इसको छोड़कर पटना से बॉम्बे जाऊं और एक एक्टिंग फील्ड में, जो मेरा शौक़ था उस समय कि एक एक्टर बनना है, फिल्मी हीरो बनना है। तो पिताजी कभी माने नहीं थे इस चीज़ के लिए, बोले कि नहीं तो पढ़ेगा और गवर्नमेंट जॉब ही करेगा, जैसे अन्य घरों में होता है। हमारे घर भी उससे अलग नहीं था। फैमिली की आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो हमारे पास ज़्यादा विकल्प भी नहीं होता है कि हम व्यवसाय करें और कुछ और करें। लेकिन दिल है, आप दिल को कैसे समझाएंगे। तो मैं ही वही था, दिल के हाथ मैं ही मजबूर था। मैंने भी एकेडमिक स्टडी छोड़ी, जिद्दी बना, और पापा भी जिद के आगे झुके और बोले ठीक है, तुझे जो समझ में आता है तू कर, मुझे जो समझ में आता है मैं कर रहा हूँ। बॉम्बे जाने का आपका रीज़न क्या रहा? जैसे पढ़ाई के दरमियान आप पढ़ाई किए, परिवार का भी सपोर्ट आपको मिला, जी तो अचानक आप अपने फैमिली को मोटिवेट किए जी कि हमको बॉम्बे जाना है। जी। तो आखिर बॉम्बे जाना और जाने के बाद वहाँ क्या करना, ये सब आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, और आप गए क्यों गए? हाँ जी, मैं एक्टर बनने गया था। मुझे लगा कि मैं घर वालों के समझाने में कामयाब रहा, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, से क्लास वगैरह में टॉप आना ये सब था। तो परिवार का विश्वास मेरे ऊपर था कि लड़का कुछ बोल रहा है तो करके दिखा भी रहा है। तो मैंने बोला कि आप मुझे जाने दें, मैं वहाँ मेहनत करूँगा और अभिनय की दुनिया में, कला की दुनिया में मैं नाम बना सकता हूँ। मैं भी एक्टर बनूँगा, जो आप देख रहे हैं सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, मैं भी ऐसा नाम बना सकता हूँ। और उन्होंने कहा ठीक है, जाइए, प्रयास कीजिए। और इसलिए मैं बॉम्बे जाने के ही रीज़न था मेरा। तो अचानक आप अपने क्षेत्र यानी कि पटना से बॉम्बे गए। बॉम्बे में एक्टर का काम आपने किया, प्रयास किया। कितना दिन तक के आपका संघर्ष चला इस बीच में? मैं बॉम्बे जाने के बाद आपका क्या रहा वहाँ का रिस्पॉन्स? बॉम्बे गया, उस समय थिएटर क्लासेस वहाँ पे बहुत चलती हैं, तो थिएटर क्लासेस जाना शुरू किया, एक्टिंग सीखनी शुरू की, घर पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऑडिशन मैसेजेस आते हैं आपके पास, कॉल्स आते हैं, तो मैंने ऑडिशंस वगैरह देने शुरू किए। लेकिन वही दिन 2 दिन का रोल आता था, कभी तलवार लेके वहाँ भाग रहे हैं, कभी भाले लेके वहाँ भाग रहे हैं, कभी जूनियर आर्टिस्ट की तरह बस आपको वॉक करना होता है, उसके 500-700 रुपये आपके शाम में मिल जाते हैं। तो इस तरह के रोल्स वगैरह जहाँ तहाँ, कभी सीरियल्स में, इस सब में चलता रहा। ये संघर्ष चला लगभग 7 सालों तक। मैं काफ़ी काम के प्रति ईमानदार हूँ, तो प्रयासरत रहा। मैंने बीच में कुछ और नहीं किया, क्योंकि एक चीज़ में जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर दूसरी चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं काफ़ी प्रयासरत रहा, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो मैं बनना चाहता था वो बन नहीं पाया, और साल 2018 में मैं फेलियर हो गया। ये 7 साल में आप एक लंबा संघर्ष किए एक्टर के लिए, तो इस दरमियान में आपको क्या सीखने को मिला और आप फेलियर जो हुए जी, कारण क्या रहा? फेलियर का कारण क्या रहा, जैसे कि अगर आप वहाँ किसी को जानते हैं, पहले से आपके गॉडफादर हो, या फिर आप बहुत रिच हों, या फिर बहुत ज़्यादा एलिजिबल हों, तो मैं जानता हूँ कि मैं तीनों जगह पे खरा नहीं था। तीनों जगह पे मैं खरा नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा एलिजिबल लोग संघर्ष कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। बहुत रिच लोग भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं कि एक रोल पाने के लिए। तो इतने सालों तक मैं समझ गया था कि ये चीज़ मतलब
संघर्ष है, बहुत कुछ सिखा गई, जीने का तरीका सिखा गई, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हमारे यहाँ होती है कि एक बड़ा घर है, आप आराम से रह रहे हैं, वहाँ जाते ही आपका सबसे पहले आपका ईगो मर जाता है। आपको एक कमरे में जब जीवन बिताएंगे, एक 4 दीवारी में 10,000 20,000 पे रेंट पर पे करते हुए, साथ में मकान मालिक की, फ्लैट ओनर की गाली सुनते हुए, आसपास के लोगों की गाली सुनते हुए, वहाँ भाड़ोतरी बोलते हैं बॉम्बे में, आप जाएंगे तो भाड़ोतरी मतलब कि आप मोटा मोटी आप उस बिल्डिंग के गुलाम हो गए, आपको एक गुलाम की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार, तो आपको पता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये 8 साल 7 साल जो आप लंबा संघर्ष किए, उसके बाद फिर आपके दिमाग में क्या आया जब आप फेलुअर हो गए बिल्कुल कि हम अब एक्टर का ना तो रोल कर सकते हैं ना एक्टर बन सकते हैं, यानी कि बॉम्बे से हम अब बॉम्बे छोड़ के हमको जाना है, ये आपके दिमाग में आ गया। उसके बाद आप क्या सोचे? हाँ, छोड़ने जैसा नहीं था उस समय। सडन सर मुझे टीबी हो गई थी और मैं फेल्योर तो हो ही गया था। मैं ये समझ चुका था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लाइफ में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, और मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगे। प्रतिदिन सुसाइडल थॉट्स आते थे, एकदम डिप्रेशन में, फुल डिप्रेशन में चला गया। एंड इन्हीं सब कारणों के कारण या पता नहीं मुझे टीबी हो गया, ठीक है। और फिर उस समय मैं मूव किया पटना, सामान वगैरह हमारा वहीं था बॉम्बे के फ्लैट में, उसमें पटना मूव किया मैं टीबी के दौरान। तो उसी दौरान जब एक हमारे पुराने मित्र हैं वो मुझसे मिले, मेरे हालात देखी, तो उन्होंने कहा चलो आप फेलियर हुए हैं, अभी कोई बात नहीं, अगर आप फिर से गेन कर सकते हैं, पढ़ाई आपने जो पढ़ी आपके अंदर है, आप कुछ समय पढ़ेंगे तो फिर से वापस आएगी, और यूपीएससी की तैयारी आरंभ करें। यूपीएससी अगर नहीं होगा, बीपीएससी होगा, एसएससी, कहीं तो आप टिक जाएंगे। तो मैंने उनकी बात मानी और बिना किसी को बताए हुए बॉम्बे से हम दिल्ली मूव कर गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो अचानक फिर आप बॉम्बे से दिल्ली आ गए, फिर आपका एक्टर के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी करने का दिमाग में सोच आ गया। फिर आप कितना दिन तक यूपीएससी की तैयारी किए और क्या रहा उस दरमियान आपका यूपीएससी की? हाँ, जब ना यूपीएससी की तैयारी मैं ना चाहते हुए शुरू किया था, क्योंकि मैं लंबा फेल्योर था। मुझे कुछ ऐसा करना था कि आप ज़िले का, देश का एक ऐसा बड़ा नाम करो कि आने वाली पीढ़ियों को आप प्रेरित कर सको, आप उन्हें चलना सिखा सको। तो जो खुद रेंग नहीं सकता, लोगों को दौड़ना क्या सिखाएगा, ठीक है। तो मैं तो खुद रेंग नहीं पा रहा था, मैं 10,000 की नौकरी के भी लायक नहीं था। मैं लोगों को क्या मोटिवेट करूँगा कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मैं तो खुद ही फेल्योर हूँ, है ना। इसीलिए मैंने जब तैयारी कर रहा था, वहाँ तैयारी शुरू की मैंने यूपीएससी की। 10-15 हज़ार की किताब लेकर आया मुखर्जी नगर से और तैयारी शुरू की, लेकिन दिल नहीं माना है। दिल अपनी दिशा में चलता है, आप अपनी दिशा में चलिए और दिल अपनी दिशा में चलता है, और मैं दिल की दिशा में चलना बचपन से प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मन बोल रहा था एंड प्रैक्टिकल समय की डिमांड थी कि मैं कुछ करूँ और कहीं सेटल हो जाऊँ 2-3 साल में, क्योंकि मैं 28 साल का हो चुका था, ठीक है। एक 28 साल का नाकामयाब लड़का समाज पे धब्बा होता है ठीक है। तो ये था कि सेटल हो जाऊं, ये मेरा दिमाग बोल रहा था और समय की मांग थी। मैंने दोनों को ठुकराया। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगा तो दिल से बार बार आवाज़ आती थी कि तू फेल्योर हो गया है, तू कला की दुनिया में नाम बनाना चाहता था और अब ये क्या कर रहा है, ये काम तो तू पहले भी कर सकता था। तो सडन ये ख्यालात आने लगे, और ख्यालात से मैं जितना पीछा छुड़ाऊँ, ख्यालात उतनी ही चिपकती गई मुझसे। मैं तैयारी यूपीएससी करता था, दिलो दिमाग बॉम्बे की यादें, यहाँ वो किया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, सपने थे बिखर गए, टूट गए। मैं ख्याल से जितना सर पीछा छुड़ाऊँ, उतनी मेरे पीछे पड़ी, वो बुरे तरीके से मुझे खदेड़ने लगी। फिर भी अपनी धुन में था, यूपीएससी की तैयारी करने लगा। फिर उन दिनों क्या हुआ ना कि यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है, तो उस पर मैंने हिंदी चूज़ किया था। मैंने हिंदी लिया था, तो हिंदी की तैयारी करनी थी, तो उसमें गद्य वगैरह लिखना होता है, कहानियाँ लिखनी होती है, कि अब प्रैक्टिस करना होता है कि आप मेंस के एग्ज़ाम में ये लिखेंगे। तो तैयारी कर रहा था, अब मैं लिखने लगा तो कलम बहने लगे अलग। मैं 1 लाइन लिख ले जाऊँ, 10 लाइन लिखे। रात में उठ के मैं लिखने लगा, 4 बजे भोर तक लिखने लगा। मैं ब्रश कर रहा हूँ और ब्रश मुंह में और हाथ में, फ़ोन में, शायरी लिखने लगा। मैं कहीं भी होता था ना, शायरी, कविता, दोहा, इन सब की बाढ़ आ गई, और ऐसा लगा सर कि सरस्वती ने मुझ पे हाथ रख दिया है और इनका एक कारवां मेरे पीछे चल पड़ा है, जो मुझे खींच रहा है, बोल रहा है ना कि आपकी डेस्टिनी ये है, आपकी ज़िंदगी का मकसद ये, आप कहाँ जा रहे हैं। 1 दिन इग्नोर किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, लेकिन ये चीज़ें मेरे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ गई। मेरी कलम से कहानियाँ, गज़ल, शायरी, पोएट्री, दोहे,
मैं मतलब सो के उठता भी नहीं था, रात में 2 बजे 3 बजे उठता था, सडन कि एक दोहा दिमाग में आ रहा है, दोहा लिखूं, 2 लाइन लिखूं तो 20 लाइन तक चली जाए अपने आप से आई, और शायरी लिखूं 4 लाइन की तो बहुत लंबी चली जाए, और हर धारा की लेखनी आने लगी, मोटिवेशनल भी, लव भी, समाज से रिलेटेड, सार्कास्टिक, एवरीथिंग। मतलब मुख होते हैं कि इस धारा के ये कवि हैं, इस धारा के लेखक हैं, मेरी कोई धारा ही नहीं है, ये ऐसे है एकदम सतरंगी इंद्रधनुष की तरह है। आप अनंत धाराएं में बहने लगे। हाँ, आप कह सकते हैं सर कि ये होने लगा, तो जब ये होने लगा ना तो मैंने खुद को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब समय से जिद करना अच्छा नहीं है, मैं फेल्योर तो पहले ही हूँ, चलो एक बार खुद को छोड़ देते हैं, शायद ये जो समय की नदी है मुझे बहा कर ले जा रही है, क्या पता सही जगह पे खुद ही छोड़ दे। तो 10% मैंने लिखने को समय देने लगा, ठीक है, और बाकी 90% समय यूपीएससी की तैयारी को देने लगा। दिन प्रतिदिन यूपीएससी की तैयारी को दिया गया समय घटने लगी, ठीक है, और जो लिखने लगा था मैं शायरी, पोएट्री, दोहे और कहानियाँ, ये बढ़ने लगी, और ये प्रतिशत एक समय ऐसा आ गया कि मैं 1% टाइम यूपीएससी की तैयारी को दे रहा था और 99% मैं ये कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ सर कि मन किया कि नहीं, अब उन कारवां ने जो मेरे पीछे चल रहा था, वो शायरी, पोएट्री, दोहे का, उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया कि अब तू मेरा है, ठीक है, क्योंकि मैं शायरी, पोएट्री, दोहे कोई कोर्स तो किया नहीं था, उन चीज़ों ने मुझे जकड़ लिया ना कि अब तुम हमारे हो, लेखनी ने मुझे अपना लिया, और मैं उसमें फील कर लिया अच्छे से ना कि सरस्वती ने मुझ पे हाथ रख दिया है। मैं 2:30 बजे रात को इनको उठाया और बोला कि सुन, जो ऐसी सी फील आ रही है कि मैं आने वाले समय में एक लेखक, कवि और शायर बन सकता हूँ, अच्छा बन सकता हूँ, जिसको पीढ़ियाँ याद रखें, लोग याद रखें, लोग अप्रिसिएट करेंगे मुझे। तो बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, तो जो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तो कर, तो 8 साल का फेल्योर है, अभी रिस्क लेने का बिल्कुल समय नहीं है, 28 साल का हो गया, हर जगह तेरी थू हो रही है। मैं फिर से उल्टा ही रास्ता लिया, मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, इतने साल फेल्योर रहा हूँ ना, 8 साल, चलो 2-3 साल और फेल्योर देखते हैं, 3 साल और देखूंगा। उस दिन सर हमने रात में ही कार्टन में पैक किया सारी यूपीएससी कॉपी किताब, सब एनसीईआरटी की बुक वगैरह, आज भी दिल्ली के उस फ्लैट्स में रखी हुई हैं रैक्स पे, पैक किया, और मैंने ठान लिया कि अब मैं कहानी लिखूंगा। मैंने घर पे लिख के चिपका दिया कि राइटर, शायर, पोएट, जिस कमरे में सोता था, आज भी चिपकी हुई चीज़ें दिल्ली के फ्लैट में चिपकाया आराम से, और उस दिन मैं समझ चुका था कि अब मेरी डेस्टिनी ये हो चुकी है, और तब से सर मैंने लिखना आरंभ किया, और सफ़र अब तक जारी है। आप जो जितनी भी बातें बताए हैं, तो उसमें आपने पढ़ाई किया, अपने फैमिली से जुड़ा रहा, बॉम्बे गए, दिल्ली गए, इस बीच में कभी तो वो एक पल आया होगा, वो महीना, वो साल होगा, जो कि बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे जो कहानी, शायर, पोएम ये सब बताते होंगे, या वो कहते होंगे और आप सुनते होंगे, तब आपके दिमाग में ये सब ख्याल आया जो आज कर रहे हैं आप, एक बुक तैयार किए हैं। कभी वो लोग मिले? कोई नहीं सर, मेरी जब तक मैं बुक लिख रहा था, राइटिंग में था, और तब तो मेरा स्टार्टिंग फेज था, मैं किसी शायर से नहीं मिला, ना लेखक से मिला, और ना मैंने ज़्यादा किन्हीं को पढ़ा है, किन्हीं से कोई मुलाकात नहीं हुई कभी। ये सडन एक था कि एक ब्लेसिंग्स कहीं से, जो मैंने कहा था आपको कि एक वक्त की नदी ने मुझे बहाना चालू कर दिया था और मैं बहने लगा उसमें, और कहीं से कुछ भी नहीं, ना मैं शायर से मिला हूँ कि, और ना मैंने शायरी किताबें पढ़ी है, ना पोइट्री किताबें पढ़ी है कि जहाँ से मैं इतने पढ़ के वो लिखा। ये टोटली क्या हो रहा था मेरी समझ से परे था। मेरे साथ क्या हो रहा था साल 2018-19, इन सालों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दिन रात सबका वक्त मिट गया, कुछ मेरे लिए कुछ वक्त नहीं था। मुझे लगता था कि मैं बस फ़ोन उठाऊँ, नोट्स में लिखूँ, लैपटॉप खोलूँ, उसके MS वर्ड में लिखूँ, कलम उठाऊँ, कॉपी पर लिखूँ, बस मेरी मतलब एक नशा हो गया मुझे। अच्छा। और एक ऐसा नशा था ना जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। जब नशा आदमी को अच्छा फील कराता है, तो नशा हो गया मुझे, और मैं बस वो करने लगा, अपने आप लेखनी आने लगी, और मैंने आने दिया इस बार। तो आपने जो बीरा की शपथ किताब है आपकी जी, ये आप कितने दिनों में, कितने पन्ने का लिखा? ये लगभग 170 पेज की किताब है, 172 पेजेस की, और इसे लिखने में लगभग 4 साल लग गए। पूरी किताब तैयार होने में 4 साल लग गए। ये 4 साल में आपने 170 पेज का किताब लिख दी है? यस सर। तो अभी
मार्केट में ये कब लॉन्च किया आपका किताब? मार्केट में लॉन्च किया हमने 5 फरवरी 2022, इसी साल लॉन्च किया है सरस्वती पूजा के दिन। इस किताब में लिखने में कितनी बाधाएं आपको आए? लिखने में बाधाएं ये आती थी कि जो इसमें जो सीन्स वगैरह क्रिएट होते थे, जब मैं कोई सीन्स वगैरह लिख रहा होता था तो सडन जाके अटक जाती थी, और अटकती थी ऐसे कि महीनों नहीं आती थी, और मैं सतही ही नहीं लिखना चाहता था। मैं चाहता था कि जब मेरी किताब मार्केट में लॉन्च हो, मेरी किताब आए, तो बड़े बड़े साहित्यकारों के हाथों में भी जाएगी किताब, बड़े बड़े कवि के हाथ में जाएगी, दोहाकार के हाथ में जाएगी, तो हमारी किताब में ज़्यादा कुछ वो ना निकालें कि इस किताब में ये प्रॉब्लम, ये समस्या है। मैं अपनी किताब को एरर फ्री रखना चाहता था, तो इसके एक एक सीन्स के लिए मैं 3 महीने इंतज़ार करता था कि नहीं, ये सीन्स 10 on 10 जाएगी, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट वो होता था जब स्याही रुक जाती थी, और मेरे लिए पीछे हटने का विकल्प था ही नहीं। स्याही रुकी है तो मैं उसको बढ़ाने का प्रयास करता था, रेगुलर प्रयास करता था, और बाधाएं ये आती थी कि बीच में घर से फ़ोन आते थे क्या चल रहा है, किसी को मालूम था नहीं मैं दिल्ली में हूँ। और ये किताब आप क्यों लिखे हैं? ये जो वीरा की शपथ है, जी जी, ये वीरा की शपथ, ये जो हेडिंग शीर्षक जो जी है आपका, जी, ये इसका उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य आपका है, और लोग इस किताब को क्यों पढ़ेंगे? जी, वीरा कहानी का नायक है, कहानी के कैरेक्टर, ठीक है। लोग गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जो किताब पे लड़की की इमेज है, लड़की का नाम वीरा है। वीरा कहानी का नायक है, ठीक है, और वीरा कहानी का नायक है। वीरा कोई भी हो सकता है। ये कहानी इस तरीके से लिखी गई है कि जिसका जीवन में मकसद है, जो जीवन में कुछ भी करना चाहता है, छोटा बड़ा गोल उनका जो भी हो, अगर वो कहानी को पढ़ेगा तो कहानी में समा जाएगा, और कहानी के किसी हिस्से पे, किसी न किसी मोड़ पे वो व्यक्ति खुद को खड़ा पाएगा, बोलेगा नहीं, मैं भी कहानी के इस हिस्से में, मैं भी यहाँ पर हूँ, और मेरा भी कुछ गोल है, मैं भी एक जर्नी पे जाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मैं भी कुछ पाना चाहता हूँ। किताब लिखने का मुख्य उद्देश्य है आने वाली पीढ़ियों को ये बताना कि प्यार जिंदा है, जिंदा था और ज़िंदा रहेगा, क्योंकि आज हम उस दौर में जी रहे हैं, बोलते हैं प्यार नहीं है। हम आज उस दौर में हैं कि लोग आराम से बोल देते हैं कि प्यार नहीं है, बट प्यार जिंदा था। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, यह मानना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज सब कुछ है, इसका मतलब प्यार है, ठीक है। तो किताब लिखने से संदेश समाज को देना चाहता हूँ कि प्यार था, है और रहेगा, और आप अपने जीवन में अगर आप परसिस्टेंस रखेंगे, आप प्रयासरत रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके हाथ बड़ा लगेगा। आप अगर बड़ा सपना देखेंगे तो आप पूरे कर सकते हैं। आप उन जो रूढ़िवादी विचारों से, आप विचारधारा से अलग हो जाएं। आपको परिवार क्या कहता है, आपको ये समाज क्या कहता है, आप वो नहीं सुने, आप हमेशा वो सुने आपका दिल क्या कहता है। तो मेरी किताब ये 2 मुख्य संदेश देती है कि जैसे मैंने किताब के लास्ट में लिखा भी है कि ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े जो भी उन्होंने कहा है कि, तो मैंने उस चीज़ को पिरोया है कि किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, मोहब्बत की नदी सदियों से बहती आई है, सदियों बहती रहेगी। तो ये किताब मेरी संदेश देती है, और आप जो भी लक्ष्य है आप पा सकते हैं अगर आप दिल की आवाज़ सुने तो अभी तक के आप जो किताब लिखे हैं और प्रकाशन हुआ है मार्केट में, कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये किताब? सर अभी हम लोग सड़कों पे टेबल ले जाकर हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, और हमारे अलावा ये किताब अमेज़ोन पर अवेलेबल है। अमेज़ोन पर आप सर्च करेंगे वीरा की शपथ, तो हमारी किताब डिस्प्ले हो जाएगी। आप गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा। गूगल पे आप डालेंगे वीरा की शपथ, तो किताब का लिंक आ जाएगा आपके पास। अगर मार्केट में लोगों को, छात्र को, या कुछ वैसे टीचर्स वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, अगर उनको चाहिए तो फिर कहाँ से मिल पाएगा उनको? मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग कुरियर करवा देंगे उनके पास। बुक को लेकर के आगे का आपको भविष्य इसमें क्या दिख रहा है? भविष्य है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और यही मेरा हुनर है, तो इंसान का भविष्य उसके हुनर में होता है। तो मेरा भविष्य भी सर यही है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ज़्यादा लोग जानें कि एक ऐसा लेखक है, ऐसा शायर है, ऐसा कवि है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी किताब पहुंचानी है, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी ही यही है, किताब है। मैं जो भी हूँ इस किताब हूँ। आप मेरी ज़िंदगी से किताब हटा देंगे तो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं।
यानी ये भी कहा जा सकता है कि इस किताब के पन्ने में जो लिखे हुए हैं वो आपके बीते हुए कल है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस किताब में इतनी थीम्स का मिश्रण है। ये एक फिक्शन है, एक रोमांचक काल्पनिक पौराणिक वीर गाथा, अगर आप एक लाइन में कहेंगे तो। और इस किताब में जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं एक धारा में बह रहा हूँ, तो चीज़ें कहाँ से फ्लो होती है, क्या मेरी कलम लिखती है, मेरे हाथों का इस्तेमाल करते हुए कभी कभी मेरे भी समझ से परे होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बीते कल की कहानी है, ये एक फ़िक्शन नॉवेल है। आप पढ़ेंगे तो कहानी पूरी तरीके से नई है और फ्रेश है, जिसको एक थीम पे आधारित कहानी कहना बेईमानी होगी। ये कहानी मतलब कितने व्यक्ति पूछते हैं कि सर इस किताब का थीम क्या है, तो लाइक ये किसी से ये पूछना हो गया कि आप इंद्रधनुष का रंग बताएं, आप क्या बताएंगे? इंद्रधनुष का एक रंग बताया नहीं जा सकता। तो सेम है जो मेरी किताब है, ये वीरा की शपथ, कोई एक थीम पर आधारित नहीं है। मुख्य रूप से कहानी है नियति, लक्ष्य, संघर्ष, प्रेरणा, प्रेम, इन सब पे आधारित है। बाकी इसमें एहसास के हर रस को बड़ी बारीकी और गहराई से पिरोया गया है। आप ये कहानी इतनी ट्यून्ड है कि आपको कहीं लगेगी ना कि मोटिवेटिंग किताब है, कभी लगे आपको एक लव स्टोरी है, कभी लगे कि नहीं ये तो मिस्ट्री है, कभी लगे सस्पेंसफुल है। तो ये कहानी अपनी धारा में बहती रहती है, हर तरह के रीडर्स को अपने साथ जोड़ते हुए। तो उससे तो जो भी पाठक अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको ये लगेगा कि मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसमें है। बिल्कुल, ये किताब इस तरीके से लिखी गई है कि एक 15 साल के बच्चे से लेकर 80 ईयर ओल्ड तक भी कोई बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, कोई भी, तो हर उम्र के व्यक्ति के लिए किताब है कि आपको सब कुछ मिलेगा इसमें। आप कुछ ना कुछ पढ़ कर निकलेंगे, सीख कर निकलेंगे, इंटरटेन होकर निकलेंगे। आगे ये आपके किताब में लिखा हुआ है बुक 1। जी, इसका मतलब क्या आप कल भी बुक 2 ला सकते हैं? हाँ सर, इसमें अभी बहुत सारी किताबें आनी बाकी है। इस सीरीज़ में वीरा की शपथ के अलावा और भी 10-12 किताबें आएंगी कम से कम, अभी जो साल दर साल अभी आती रहेंगी। अभी तो प्रमोशन में व्यस्त हूँ तो समय उतना नहीं मिल रहा है, बट इसमें 10-12 किताबें आएंगी अभी। तो इसमें अभी जो आप किताब लिखते हैं और इसमें जो आप मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान भी रहते होंगे, तो कभी ऐसा भी समय आया होगा कि जो आपको जानता है, फैमिली में, दोस्त में, आम लोग जानता है, तो कभी कुछ ताना मारना या कुछ अपशब्द कहना, ये सब भी समय आया होगा सुनने के लिए? हाँ, तो ये तो रिश्तेदारों की पुरानी आदत है। और आप नई चीज़ करने जाएंगे तो इसमें रिश्तेदार के साथ समाज का ये बड़ा तबका जुड़ जाता है। तो सर समाज तो हंसता रहेगा और आप चलते रहिए, ये तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। अपने सफ़र पर यकीन करें और आंख बंद करके लेफ़्ट राइट ना देखें, अपने गोल को देखें। जो अपने महाभारत में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सबको पत्ते और तने दिख रहे थे और उन्होंने बस कबूतर की आंख देखी और तीर वहीं लगी। तो मुझे अपनी कबूतर की उसी आंख की तरह कुछ साल बाद एक बड़ा लेखक अरुण दिख रहा है, एक बड़ा कवि अरुण दिख रहा है, एक शायर अरुण दिख रहा है। तो मैं उस ओर जा रहा हूँ। हंसने वाले हंसते रहे। जब हमारी बुक लॉन्च हुई थी तो लोगों ने कहा था कि अब लॉन्च कर लिया, लोग कैसे बेचेगा। बुक बिकी तो बोल रहे हैं कि सड़क पे खड़ा है। सड़क छोड़ता हूँ, 2-3 दिन रेस्ट करता हूँ तो बोलते हैं कि उछला हुआ इसका हो गया। तो आप कुछ भी करें, वो कहना उनका काम है। आप चलते रहिए, आप अपने गोल की ओर बढ़िए, वो आपके पीछे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसमें किनका मिल रहा है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट रीडर्स का है, पाठकों का। हाँ, वही मेरी अभी सबसे बड़ी प्रेरणा है सर, क्योंकि वही मेरे चलने का आधार है, मेरे इस गाड़ी का पहिया है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हमारे रीडर्स अपने साथ कई लोगों को लेकर आते हैं कि हमारे शहर में लेखक आए हैं, आप इन्हें सपोर्ट करें, इनकरेज करें। आपकी धरती पर मैं भी हूँ। अभी तो यहाँ रीडर्स हैं हमारे, 2-3 रीडर्स थे, यहाँ पर मैं आया तो अभी मैं किन्हीं के घर पे रुका हुआ हूँ। आप सोच सकते हैं, मैं इमेजिन नहीं कर सकता इस चीज़ को। मैं खुद भी कुछ दिन पहले तक नहीं सोच सकता था कि मैं किन्हीं के बेडरूम में जाकर, वो हस्बैंड वाइफ बाहर सोएंगे और उनके बेडरूम में मैं, नवादा की धरती बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, वो लोग पंखे में सोएंगे और एसी में मुझे सुलाएंगे। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो सोचिए, ये प्यार मिल रहा है कि जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो बिहार वासियों को और युवाओं को, जैसे आपने बताया कि 15 साल के बच्चे से लेकर के 80 वर्ष के
बुजुर्ग तक के अगर मेरी किताब वीरा की शपथ पढ़ते हैं जी जी, तो वो भावुक हो जाएंगे और इसका पार्ट 2 बुक आने का इंतज़ार करेंगे। तो आप बिहार वासियों को क्या बताना चाहते हैं? बिहार वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। कोई आपको क्या कहता है आप उस पर ध्यान ना दें। उस कोई में कोई भी हो, अपने दिल की आवाज़ सुने। आप दिल की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर देंगे। ये पूरी ज़िंदगी में जब से आप अपनी शादी किए हैं तो पत्नी का क्या रोल रहा है? सर अगर मैं कहूँ तो मेरी लेखनी की धारा उस ओर से ही बही है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। साइंस और मैथमेटिक्स, बिहार में जो मैथमेटिक्स का क्रेज़ होता है, मैं भी मैथमेटिक्स का क्रेज़ था और साइंस का, और एक लाइन लिखना भी मेरे लिए संभव नहीं था। मैं तो सोचता था कि काल करे स्वाच कर, मैं सोचता कि कबीर जी कैसे लिखे होंगे उस टाइम पे, क्या सोच के लिखते होंगे। तो बिल्कुल नहीं थे, लेखनी से मेरी दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन वही कहते हैं कि एक प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आप प्यार पर यकीन करें और प्यार आपका सारा काम खुद कर देगी। तो वही है सर, मेरी लेखनी की धारा उनकी ओर से ही बहती है। उनके सपोर्ट से ये सब संभव हो पाया है, क्योंकि घर वालों के सपोर्ट से मैं बाहर रह पाया, स्ट्रगल कर पाया, फाइट कर पाया उनके विश्वास से, और उनके सपोर्ट से मैं एक लेखक, कवि और शायर बन पाया। यानी कि आपके जीवन में सरस्वती के रूप लेकर आए हैं। जी सर, मेरी बहुत इनके बिना मैं आज भी नहीं चल सकता हूँ। आज भी अगर ये हटती हैं 2 मिनट के लिए भी जाती हैं तो मेरे लेफ़्ट राइट दिख जाता है कि अभी क्या करूँ। वीरा की शपथ जो बुक लिखा गया है जी, वो आप और आपके हस्बैंड अरुण कुमार जी लिखे हैं? नहीं, सिर्फ अरुण कुमार लिखे हैं, मैंने उन्हें सपोर्ट किया है। तो आप उन्हें सपोर्ट किए हैं? जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? दीपिका राठी। तो मार्केट में आज के डेट में जितने भी छात्र हैं या अभिभावक हैं, उनको अपने बच्चे के लिए या छात्र को अपने भविष्य के लिए सरकारी जॉब की आवश्यकता होती है, और लोगों में एक होड़ मचा हुआ है कि सरकारी जॉब ही हमें चाहिए, हमारे बच्चे को चाहिए। तो आपने अपने पति को सपोर्ट किया और एक लेखक के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा क्या आप किताब में देखे हैं, या फिर किताब जो तैयार किया गया है और अरुण कुमार जी के विचार में आप क्या देखे हैं जो उनको सपोर्ट किए? जी, जब मैं इनसे मिली थी तो मैंने इनमें सिर्फ एक चीज़ देखी थी, इनमें कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था। ये हिम्मती बहुत ज़्यादा थे और मैंने इनमें देखा था कि ये बड़ा कुछ करेंगे। इनमें जिगरा बहुत ज़्यादा था, और जब ये फेल्योर होकर आए जैसा कि इन्होंने बताया, तो ये पूरा टूट चुके थे। उसके बाद ये बहुत रोया करते थे, बिलखा करते थे कि मैं क्या करूं, मैं अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का नाम किस तरह से ऊपर उठाऊंगा, किस तरह से मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, आने वाली पीढ़ियां किस तरह से मूव होंगी, कैसे मैं एक प्रेरणा बनूंगा। लेकिन जब इनकी कलम ने बागी रूप अख्तियार किया, जब इन्होंने लेखनी की धारा पकड़ी, तो मैंने इसे देखा कि जिस तरह से मेरे पीछे पागल था जब मैं इसे मिली थी, तो वही दीवानगी मैंने इसमें देखी लेखनी के प्रति, कि दिन हो रात हो, खाना हो पीना हो, कोई मतलब नहीं है। मैं लिटरली इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि अपना रूम लॉक कर लिया करते थे, और जिस फ्लैट में हम रहते हैं ना, उसमें इनके रूम में कोई विंडो नहीं है। और ये गर्मी की, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, मई जून की गर्मी में लॉक करके विदाउट, और हमारा टॉप फ्लोर है, बिल्कुल तपता है, कोई विंडो के बिना, बिना खाना खाए 36 घंटे लिखते थे ये। तो मैं परेशान हो जाती थी कि ये क्या करेंगे, कैसे, मतलब मैं इन्हें कैसे संभालूं। सिर्फ लिखना, दिन रात लिखना, दिन रात लिखना, लिखना लिखना, लिटरली मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये इतने दीवाने हैं, इतने मतलब प्रेरित हैं कि कुछ कर गुजरने की वो है, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको वहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करूँगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये सभी दौरान में आप दोनों को किनका किनका सहयोग मिला, सपोर्ट मिला? मैं, अरुण के माता पिता, इसके अलावा और कोई नहीं। जहाँ तक कि हमने आज सुबह
नवादा ज़िला के धरती पे व्यवहार न्यायालय नवादा के जो कचहरी बोलिए, कचहरी के बगल में भगत सिंह चौक के पास चाय स्टॉल के बगल में सड़क किनारे जब आप और अरुण कुमार को देखे एक खुद का बनाया फ्लैक्स पकड़े हुए और ये वीरा की शपथ किताब टेबल पे रखे हुए लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, तो उस समय हम सोचे कि आप दोनों से बात करते हैं और कुछ ना कुछ स्टोरी निकलेगा। उसी तरह से जब आप दोनों कहीं भी किसी भी सड़क किनारे जब खड़ा होते हैं तो उस समय आप लोग को कैसा लगता है? जब भी हम किसी भी शहर में जाते हैं हमेशा हमारा दिल धड़कता है कि हम बिल्कुल नए शहर में जा रहे हैं, कोई हमें जानता नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, कैसा सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा। अभी नवादा ही आए हैं तो लोगों ने हमें कहा था कि नवादा में ज़्यादा लोग मतलब इतने अपग्रेडेड लोग नहीं हैं, बहुत छोटा सा शहर है और जितने भी लोग आते हैं काम करने वो ज़्यादातर गांव से आते हैं, तो आपको इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो अरुण जी की गट फीलिंग थी कि नहीं हमें नवादा जाना चाहिए और हमें सपोर्ट मिलेगा, तो वही हम उसको लेकर आए। और जब आए तो लिटरली इतना रिस्पांस मिला, इतना अच्छा, मतलब जब भी हम लेकर जाते थे बुक्स अपने स्टॉल पर तुरंत हमारी किताब ख़त्म हो जाया करती थी। ये अपने लाइव आकर दिखाया करते थे कि देखिए हमारी बुक्स फिनिश हो चुकी हैं। नवादा ने इतना रिस्पांस किया, यहाँ के यंगस्टर्स या फिर वहाँ पे जो चाय पीने वाले आते थे सब ने बहुत रिस्पांस किया। आपके क्या कहते हैं गुलमोहर यूनिक स्कूल है, उन्हें वो गुलशन जी लिटरली मतलब उन्होंने हमें ऐसा फील कराया ना कि हम उन्हीं के परिवार हैं, हम एक ही परिवार हैं, हमें फील ही नहीं हुआ कि हम अलग हैं, बाहर से आए हैं। हमारा खाना पीना रहना, अब बताइए अननोन लोग इतना मदद करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो कैसे हम नहीं खड़े रहेंगे। जो हमारा डर होता है, हमारे अंदर एक वो होता है हिचकिचाहट होती है कि हम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लेकिन जो सपोर्ट मिलता है ना उससे हमें हिम्मत मिलती है कि यस हम कर सकते हैं, हमारे पीछे लोग हैं, हमें सपोर्ट मिलेगा। तो कभी इस दौरान जब से किताब मार्केट में आया है और आपके पति दोनों मिल कर के जब मार्केट में किताब खुद स्टॉल लगा करके और हर एक वो पाठक तक के पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो कि बीच में ना तो ऐड का पैसा आपको लग रहा है न तो कोई कमीशन देना पड़ रहा है, यानी कि लेखक और पाठक दोनों के बीच में ये किताब है। तो इस दरमियान में जितने भी पाठक आए गए, कहीं किसी प्रकार का कुछ समस्या उत्पन्न नहीं हुआ? समस्या जैसा तो लाइक हम खड़े रहते हैं दिन भर में, हमारे पास 400 से 500 लोग आते हैं, उसमें से 40-50 लोग किताब लेकर जाते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में आते हैं, तो कुछ लोग हर जगह ही होते हैं, आपको पता है पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं तो नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते ही हैं। तो कुछ लोग आते हैं कि क्या है ये, कौन सा तरीका है, लेखक साहब ऐसे खड़े होते हैं, क्या है किताब में, क्या मिलेगा इसे पढ़ने को, कुछ नहीं होगा। तो मतलब इस तरह के रिस्पॉन्स भी आते हैं, लेकिन वही अच्छे लोग ज़्यादा मात्रा में हैं तो आप उनकी तरफ ज़्यादा देखेंगे। इस तरह के लोग ठीक है, होता है, चलता है, क्या करें। कहीं से किसी प्रकार की कोई सपोर्ट, सहायता, सहयोग किसी दल, किसी राजनीतिक दल से या फिर कोई जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं? आज के डेट में ये देखा जाता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं और कुछ वैसे लोग जो उभरे हुए सितारे हैं, जो उभरना चाहते हैं, उनके पास बहुत जज्बा है और अंदर से सपोर्टिंग पावर नहीं है फैमिली का, पैसे का, बहुत सारी त्रुटियां उत्पन्न होती है। तो उस स्थिति में लोग सपोर्ट करते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके सपोर्ट में कितने लोग आए हैं अभी तक? अभी तक तो ऐसा सच कोई नहीं आया है। जो भी हैं हमारे रीडर्स लोग हैं जो आते हैं, किताब पढ़ते हैं और हमारे सपोर्ट में उतरते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई राजनीतिक दल या कोई बड़ा आदमी जो फाइनेंशियली सपोर्ट आपको करे, ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है। तो आप अपने रीडर को जी और बिहार वासियों को, अपने बिहार में जितने भी युवा हैं, यानी कि जहाँ तक के देखा गया है कि अगर ये किताब वीरा की शपथ जो है अगर पूरा पढ़ लिया जाए
तो लोग इच्छुक हो जाएंगे कि इसका आगे का पार्ट 2 जो है हम पढ़ेंगे और कहाँ से मिलेगा। यहाँ तक के लोग परेशान रहेंगे कि पार्ट 2 यानी कि दूसरी किताब जो ये प्रकाशित होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा और हम कब पढ़ पाएंगे। तो लोग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, पाठक को क्या कहना चाहते हैं, जो इस किताब के बारे में नहीं जानते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो जो हमारे पास रीडर्स आते हैं, जो किताब लेकर जाते हैं और जो रिव्यू करते हैं, तो हर रिव्यू में, एवरी सिंगल रिव्यू में हमसे यही पूछा जाता है, सर या भैया मैम कब आएगा सेकंड पार्ट, हमें सेकंड पार्ट चाहिए। तो हम यही बोलते हैं कि बच्चा अभी प्रमोशन में बहुत ज़्यादा बिजी है। हालांकि ये काम हमारा नहीं है जो हम कर रहे हैं, सेलिंग एंड प्रमोशन, ये पब्लिशर्स का काम होता है, लेकिन अभी हम उसमें बिजी हैं। तो जब ये यहाँ से हमें छुट्टी मिलेगी, थोड़ा सा काम हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट आ पाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि मैं लोगों को क्या कहना चाहूँगी, तो वही कि आप जो करना चाहते हैं, आपका जो दिल कहता है, आप वो कीजिए। जैसे कि वही आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, 98% लाकर भी कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं कि मुझे टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप वो सब नहीं सोचिए, डिग्री आपकी सक्सेस की कभी मोहताज नहीं रही है। आप वो कीजिए जो आपको पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि आप 70% लाकर भी सक्सेस मतलब फेलियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको जो करना है आप वो कीजिए, आप नंबर्स के पीछे मत भागिए। और जैसे आपने कहा कि किताब के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मैं किताब के बारे में यही कहूँगी कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं, वो तो फ़ैन हो जा रहे हैं लिटरली कि यस भैया आपने क्या लिख दिया है, ऐसी कहानी हमने आज तक नहीं पढ़ी। और जो नहीं जानते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि बहुत सुंदर किताब है और बहुत मेहनत से लिखी गई है। इसमें मतलब जो एक नॉवेल में होना चाहिए उसमें आपको सब मिलेगा, लाइक मोटिवेशन, सक्सेस, थ्रिल, एडवेंचर, मिस्ट्री, लव, रोमांस, पैशन, हर चीज़ है। आपको जो चाहिए ना वो इस किताब से आप लेकर निकलेंगे। नवादा के सड़कों पर व्यवहार न्यायालय के बगल में चाय के स्टॉल के समीप सड़क किनारे आज हमने एक लेखक पति पत्नी से मुलाकात की है। जब हम आज सुबह निकले तो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने स्टूल लगाकर बीरा की शपथ बुक सजाए हुए थे और दोनों बैनर पकड़े हुए थे, जो कि बैनर भी खुद से बनाए हुए थे और लोगों को सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे। हमने इनसे बात किया और इनकी इच्छा को जाना, जिसके बाद इंटरव्यू के लिए हमने अपने सफ़र तक न्यूज़ चैनल का कार्यालय बुलाए हैं और बहुत सारी बातें इनसे जाने, समझे और बीरा की शपथ किताब क्यों लिखे, किस लिए लिखे, लोगों के प्रति क्या सोच है और जो इस किताब को एक बार पढ़ लिया है वो क्या चाहता है, ये सारी बातें उभर कर सामने आ गई है। ये लेखक अरुण कुमार जो कि बिहार से हैं, बिहार के नालंदा ज़िला से हैं। नालंदा इनका पैतृक गांव है और इनका पालन पोषण पटना में हुआ है, जन्म स्थान पटना ही है। यह एक मीडियम परिवार से हैं, लेकिन आज पूरे बिहार वासियों को मैं सफ़र तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज वो समय आया है जो कि पूरे बिहार के युवा एकजुट होकर एक बार बीरा की शपथ बुक ज़रूर खरीदें और इसे पढ़ें। मेरा दावा है और लेखक अरुण कुमार की दावा है, एक बार पढ़ने के बाद
बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और इस किताब का पार्ट 2 यानी कि दूसरी किताब जो प्रकाशित होने वाला है उसे भी पढ़ने के लिए वो समय का इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसे इंतज़ार करने से पहले, दूसरी किताब प्रकाशित होने से पहले एक बार इस किताब को ज़रूर खरीदें। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि जो लेखक अरुण कुमार हैं, उनकी पत्नी दीपिका राठी है, हमारे साथ में हैं और किताब लिखने का भी काम करते हैं। इन्होंने 4 साल में अपनी मेहनत से किताब को तैयार किए हैं और खुद जिला वाई जिला के विभिन्न हिस्सों में आकर स्टूल लगाकर सड़क किनारे खुद से किताब बेचने का काम कर रहे हैं। किताब बेचना इनका मकसद नहीं है, समाज को सुधारना और किताब में जो पिरो कर लिखा गया हर वाक्य है उसे हर लोग तक पहुंचाने का काम इन्होंने कर रहा है। इस तरह की जानकारी आगे भी हम देंगे और इनका अगला वीडियो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच ज़रूर आएगा।